हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग नागरिकता को पूरा कंप्लीट किए हैं और उसको अच्छे से रिवीजन किए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। आई होप पीछे वाला आप लोग पूरा रिवीजन किए होंगे। हम लोग स्टार्ट किए थे भाग 1, पूरा कंप्लीट किए। भाग 2 पूरा कंप्लीट किए नागरिकता। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाग 3, पार्ट 3। इसमें है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। आई होप आप लोग को आर्टिकल 1 से लेकर के 11 तक कंप्लीट याद होगा। तो जैसे कि थंबनेल बना हुआ है मूल अधिकार फंडामेंटल राइट। आज हम लोग देखने वाले हैं परिचय और इसकी विशेषता। फिर पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, पूरा डिटेल से 12-13 जितना भी आर्टिकल है 12 से लेकर के 35 तक पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और बताते हुए चलेंगे कि यूपीएससी में कहाँ पे सवाल आया और कौन सा पीसीएस में कहाँ पे सवाल आया। तो आइए साथ साथ में आप लोग को नोट करते चलना है। तो मूल अधिकार कहाँ पे है? पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। तो उससे पहले हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं। क्या देखते याद है कि नहीं? साथ साथ में दोहराते चलना आप लोग को। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? भाग भाग 2 हम लोग पढ़ लिए, भाग 1 पढ़ लिए और भाग 2 पार्ट 2 हम लोग पढ़ लिए। इसमें क्या था? संघ एवं राज्य क्षेत्र। एक भाग 2 में क्या था? नागरिकता। इसमें आर्टिकल कितना से कितना तक था? 1 से 4 तक। 1, 2, 3, 4। और इसमें कितना था? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो साथ साथ बोलिए तो। आर्टिकल 1 में क्या था? आर्टिकल 1 में क्या था? भारत का नाम। भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 में क्या था? नए नए राज्य भारत में जो प्रवेश करेंगे उसकी स्थापना के बारे में। आर्टिकल 3 में क्या था? वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करना और क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन करना आर्टिकल 3 में था। आर्टिकल 4 में क्या था? आर्टिकल 4 में था संसद को अधिकार था। 5 में क्या है? नागरिकता का अधिकार, मतलब कि अधिवास के आधार पर कौन भारत का नागरिक होगा। 6 में क्या था? पाकिस्तान से आने वाले लोगों की नागरिकता, जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए हैं उसको नागरिकता। और 7 में क्या था? जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और पुनः पाकिस्तान से इंडिया आए उसकी नागरिकता। 8 में क्या है? जो भारत से बाहर रह रहे लोगों की नागरिकता। 9 में क्या दिया था? विदेशी नागरिकता ग्रहण करते ही स्वतः भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 10 में क्या था? आर्टिकल 10 में नागरिकता संबंधी नागरिकता का अधिकार का निरंतरता था। जब तक संविधान संशोधन, जब तक संसद ना चाहे तब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि निरंतरता बरकरार था। आर्टिकल 11 में था संसद को अधिकार है नागरिकता संबंधित प्रावधान करने का। तो हम लोग इतना, आई होप आप लोग को पूरा याद होगा। 1955 जो कानून आया था उसके बारे में पूरा देखे थे, नागरिकता प्राप्ति और नागरिकता समाप्ति। तो ये रिवीजन की हम लोग। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। तो कितना है इसमें? मूल अधिकार को पढ़ेंगे कैसे हम लोग? फंडामेंटल राइट। इसे टोटल 3 भागों में बांट के देखेंगे। एक, दो, 3। पहला में हम लोग देखेंगे परिचय, देखेंगे परिचय। दूसरा में देखेंगे विशेषताएं, फंडामेंटल राइट की क्या विशेषता है। तीसरा हम लोग देखेंगे संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान कहाँ से? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले आज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे परिचय और विशेषताएं। तो आइए हेडिंग बनाते हैं, साथ साथ में नोट करते चलना है।
क्या रहेगा हेडिंग आज? परिचय। फंडामेंटल राइट का परिचय हम लोग देखते हैं। परिचय में क्या देखेंगे? कौन सा भाग में दिया गया फंडामेंटल राइट? तो भाग 3 में। कहाँ पे? भाग 3 यानी कि पार्ट 3 में दिया गया है। भाग 3 में दिया गया है आर्टिकल, और आर्टिकल देखें तो 12 से लेकर के 35 तक। फिर इसमें देखेंगे हम लोग कहाँ से प्रेरित है, तो अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। देखिए पार्ट 3 अमेरिका संविधान से प्रेरित है, और इसमें टोटल आर्टिकल कितना है? 12 से 35। तो मूलतः कितना था फंडामेंटल राइट? मूलतः फंडामेंटल राइट 7 था। कितना था? 7। वर्तमान में अब कितना है? वर्तमान में 6 है। तो एक कौन सा हटा? संपत्ति का अधिकार। क्या? संपत्ति का अधिकार। राइट्स टू प्रॉपर्टी। राइट्स टू प्रॉपर्टी। ए इसकी कहानी देखते हैं हम लोग। मूलतः कहां पे था ये? आर्टिकल 19 1 के 1 सब क्लॉज एफ में था, और आर्टिकल 31 में था। इसमें क्या था? ये फंडामेंटल राइट था, मूल अधिकार था। ये फंडामेंटल राइट था। इसके हनन पर सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। बट अब की स्थिति क्या है? संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान स्थिति अगर देखें तो क्या हुआ था? 44वां 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया, और इसके तहत फंडामेंटल राइट से हटा करके आर्टिकल 19 1 सब क्लॉज एफ और 31 से हटा करके इसे आर्टिकल भाग 12 में कितना आर्टिकल है? 264 से 300 ए तक, इसे याद रखना है। भाग 12 में आर्टिकल 300 ए में रखा। अब ये क्या है? संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। क्या है? अब यह कानूनी अधिकार है। इसके हनन पर हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इसके ये सरकार क्या कर सकती है? सरकार निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, और कानून बना करके कर सकती है, या उचित मुआवजा देकर के कर सकती है। तो हम लोग परिचय पूरा देख लिया अच्छे से। क्या है फंडामेंटल राइट? कहाँ पे? भाग 3 में आर्टिकल 12 से 15 तक। कहाँ से प्रेरित है? अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, बिल ऑफ राइट से। मूलतः
फंडामेंटल राइट कितना था? 7 था, वर्तमान में कितना है? 6। तो क्या हटा? संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। मूलतः संपत्ति का अधिकार कहां पे था? आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज एफ में था और 31 में था। क्या था पहले? फंडामेंटल राइट था। इसके हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे आर्टिकल 32 के तहत। बट वर्तमान स्थिति में 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे भाग 12 में प्रतिस्थापित कर दिया। अब ये क्या है? एक कानूनी अधिकार है, इसके हनन पर हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इतना क्लियर हुआ। आइए अब हम लोग देखते हैं इसकी विशेषता, फंडामेंटल राइट का विशेषता देखते हैं हम लोग। फंडामेंटल राइट की विशेषताएं। पहला विशेषता देखेंगे, ये क्या है? संविधान द्वारा संरक्षित है। फंडामेंटल राइट संविधान के द्वारा संरक्षित है। कैसे? इसके हनन पर हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट के हनन पर हम लोग आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। बट यहाँ पे जो हाई कोर्ट को ज्यादा शक्तियां दिया गया है, क्योंकि हाई कोर्ट में हम लोग फंडामेंटल राइट के अलावा हम लोग भी जा सकते हैं। और आर्टिकल 32 के तहत हम लोग केवल जब फंडामेंटल राइट का हनन होगा तभी हम लोग जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। तो पहला क्या है? संविधान द्वारा ये संरक्षित है। ये दूसरा विशेषता अगर देखेंगे, ये न्यायोचित है, जस्टिसिएबल है, मतलब कि इसके हनन पर हम लोग न्यायालय जा सकते हैं। तीसरा, ये राज्य के विरुद्ध है। राज्य के विरुद्ध कैसे है? ये सरकार की मनमाने कार्रवाइयों पर निरंकुश लगाता है। कौन? फंडामेंटल राइट। कुछ निजी व्यक्तियों के भी ये विरोध है, जैसे कि आर्टिकल 17, छुआछूत, निजी व्यक्ति भी छुआछूत नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। नकारात्मक कैसे है? फंडामेंटल राइट सरकार को कुछ राज्यों को प्रतिबंध लगाने का कहता है। फंडामेंटल राइट कुछ राज्यों को प्रतिबंध लगाता है। कैसे? आर्टिकल 14, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। सकारात्मक है, जैसे कि आर्टिकल 16, आर्टिकल 19(1) स्वतंत्रता का अधिकार सकारात्मक है। आर्टिकल 25 हो गया अंतःकरण, धर्म मानने ना मानने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 हो गया, 30 हो गया, ये सब क्या? सकारात्मक विचारधारा। और ये राज्य को सीमित करती है, राज्य की शक्तियों को फंडामेंटल राइट सीमित करती है। फंडामेंटल राइट उदारवादी मूल्यों की स्थापना करती है। फंडामेंटल राइट विधि के शासन की स्थापना करती है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषता, एक एक करके नोट करते हैं और तब जाकर के चीजों को और क्लियर किया जा सकता है। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं, संविधान द्वारा ये संरक्षित है। पहले क्या रखेंगे? संविधान द्वारा संरक्षित है। कैसे? इसके हनन पर सीधे हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। संविधान द्वारा संरक्षित है। अगर ये फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता, इसलिए ये संरक्षित है। दूसरा हम लोग, ये न्यायोचित है। क्या है? न्यायोचित। इसके विशेषता से बहुत सारा सवाल बना है। क्या ये न्यायोचित है? जस्टिसिएबल है। कैसे? इसके हनन पर हम लोग आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए न्यायोचित है, न्यायालय के द्वारा इसे लागू करवाया जा सकता है। क्या ये परिवर्तनीय है, वाद योग्य है? क्या ये परिवर्तनीय है? वाद्य योग्य है, यानी कि इनफोर्सेबल है। इसका मतलब है कि न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। क्या है? न्यायालय द्वारा
लागू किया जा सकता है। तो पहले देखें, संविधान द्वारा संरक्षित है। क्यों संरक्षित है? क्योंकि इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट के हनन होने पर हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह न्यायोचित है, यानी कि न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, न्यायोचित है। इसके हनन होने पर हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं, ये राज्य के विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध है, अगेंस्ट द स्टेट। कैसे? तो ये सरकार, सरकार में जैसे कि कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, तो ये सरकार के मनमाने कार्रवाइयों पर निरंकुश लगाता है, अंकुश लगाता है। तो लिखिए, सरकार के मनमाने कार्रवाइयों के खिलाफ व्यक्तियों को सुरक्षा देता है। क्या करता है? सुरक्षा देता है। फंडामेंटल राइट निजी व्यक्तियों, राज्य के विरुद्ध ही नहीं, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू हो सकता है। तो लिख सकते हैं, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है आर्टिकल 17, छुआछूत। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत के तहत किसी व्यक्ति को भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। छुआछूत किसी मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हम लोग। पांचवा पॉइंट अगर देखें तो फंडामेंटल राइट नकारात्मक नकारात्मक है, नकारात्मक एवं सकारात्मक है। कैसे? देखते हैं हम लोग, कैसे नकारात्मक है। तो ये राज्य को क्या करता है? कुछ राज्यों पर प्रतिबंध लगाता है। नकारात्मक इसलिए क्योंकि ये राज्यों पर प्रतिबंध लगाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आर्टिकल 14। क्या बोलता है आर्टिकल 14? कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। क्या बोल रहा है? राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। फिर ये सकारात्मक है। कैसे सकारात्मक है? क्योंकि ये राज्य को कुछ करने का आदेश देता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 19(1) हो गया, आर्टिकल 25 सब क्लोज 1 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, 86। राज्य क्या करते? फंडामेंटल राइट क्या है? नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। कैसे है देख लिया। अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट राज्य की शक्तियों को सीमित करता है। राज्य की शक्तियों को सीमित करता है। कैसे करता है? अगर राज्य मतलब किसी को शक्तियों को सीमित करता है तब हमारे पास अधिकार है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए उनके शक्तियों को कंट्रोल करता है। एक सवाल है कि फंडामेंटल राइट क्या निलंबन हो सकता है? तो हाँ, आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट निलंबन हो सकता है। केवल
आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके आर्टिकल 19 में भी शर्तें हैं। जब आपातकाल लगता है तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो ब्राहा आक्रमण और ब्राहा आक्रमणों का सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगता है। पहले आंतरिक विद्रोह था तो उसे हटा करके सशस्त्र विद्रोह लाया गया, तो आर्टिकल 19 उसमें लगता है। तो हम लोग इससे पढ़ेंगे जब आपातकाल पढ़ेंगे तो उस टाइम पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी इतना जानना है कि फंडामेंटल राइट का निलंबन किया जा सकता है। तो हाँ, फंडामेंटल राइट का निलंबन किया जा सकता है। कब? आपातकाल के दौरान, केवल आर्टिकल 20 और 21 लागू छोड़ करके। फंडामेंटल राइट का निलंबन हो सकता है, हो सकता है। कब? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, इसमें केवल आर्टिकल 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य फंडामेंटल राइट निलंबित किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। तो हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल राइट कौन कौन सा आर्टिकल है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, और केवल नागरिकों को प्राप्त है, और नागरिक और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 याद कीजिए। 15, 16 फिर डबल कीजिए 29, 30 और 20 में याद रखना है 19। तो टोटल 5 आर्टिकल है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। कितना पॉइंट था? 8वां देखते हैं। केवल नागरिकों को प्राप्त फंडामेंटल राइट कौन है? तो आर्टिकल 15, 16 बीच में 19 याद रखना है, फिर इसका डबल करना है 29, 30 इस तरह याद रखना है। केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो क्या विदेशियों को प्राप्त नहीं है? हाँ, बाकी जो बचता है वो विदेशियों को भी प्राप्त है। फंडामेंटल राइट उदारवादी मूल्यों की स्थापना करता है। क्या है? उदारवादी मूल्यों की स्थापना करता है। 10वां क्या है? फंडामेंटल राइट राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। फंडामेंटल राइट राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। फंडामेंटल राइट विधि के शासन की स्थापना करता है। विधि के शासन की स्थापना करता है। इसे इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो आर्टिकल 14 शासन, क्या इसमें? शासन व्यक्ति के अनुसार नहीं, यानी कि विधि के अनुसार होगा। क्या है? शासन व्यक्ति के अनुसार नहीं, क्या होगा? विधि के अनुसार होगा। विधि के अनुसार होगा। तो हम लोग पूरा देखे विशेषता। अब हम लोग देखते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या था इसमें। ये कंप्लीट कर लिए, विशेषता कंप्लीट कर लिए, संवैधानिक प्रावधान हम लोग देखते हैं।
क्या है? संवैधानिक प्रावधान। इसमें मेनली अनुच्छेद देखेंगे, कितना से कितना तक, 12 से 35 तक। 3 भागों में बांट के देखेंगे, 1, 2, 3। इसमें देखेंगे 12, 13। यहाँ देखेंगे मेनली प्रकार, यानी कि फंडामेंटल राइट के प्रकार। और यहाँ देखेंगे 33 सशस्त्र विद्रोह के बारे में बताया गया है, 34 मार्शल लॉ के बारे में बताया गया है, और 35 में संसद को शक्ति है। यहाँ क्या है? राज्य की परिभाषा, और यहाँ पे विधि की परिभाषा है। फंडामेंटल राइट के प्रकार टोटल अभी है कितना? 6 प्रकार है। पहले कितना था? 7। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा करके क्या कर दिया? भाग 12 में कर दिया, आर्टिकल 300 ए में कर दिया है। तो क्या हो गया? अब कानूनी अधिकार। तो हम लोग टोटल 6 अधिकार देखेंगे फंडामेंटल राइट के। इसमें क्या है? सशस्त्र विद्रोह के बारे में, और इसमें मार्शल लॉ, इसमें संसद को शक्तियां। क्या है? सशस्त्र विद्रोह, और इसमें है मार्शल लॉ, और इसमें संसद को शक्ति है। संसद को शक्ति है। तो हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट का प्रकार। टोटल 6 प्रकार है। कितना? 6। नंबर वाइज देखते हैं। पहला है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23-24। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 तक। फिर है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, 29, 30, 31 खत्म हो गया। और 32 में, छठा में संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32। तो पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कितना से कितना तक? आर्टिकल 14 से 18 तक। कितना आर्टिकल हुआ इसमें? टोटल 5। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम कहां से कहां तक है? अब 19 से 22 तक। टोटल आर्टिकल अगर इसमें देखें तो 4 है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। कितना आर्टिकल है इसमें? आर्टिकल 23 बाल श्रम, और आर्टिकल 24 बाल श्रम, यानी कि आर्टिकल टोटल 2 है इसमें। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम रिलीजियस। कितना कितना है? 24, 25 से 28 तक। 25 से 28 तक।
25, 26, 27, 28, टोटल 4। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कहां से कहां तक? 29, 30, 2 आर्टिकल है। फिर एक आर्टिकल 31 तो खत्म हो गया। अब फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। आर्टिकल 32। एक आर्टिकल। तो कितना प्रकार है? टोटल 6 प्रकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, रिलीजियस, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, टोटल याद रखना इस तरह। अब हम लोग कल से देखेंगे आर्टिकल 12, 13। पूरा लंबा लंबा है, इसलिए पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यूपीएससी पूरा गहराई में जाकर के सवाल पूछ रहे हैं। अगर पीवाईक्यू लगाइएगा तो उसमें पूरा पता चल जाता है। तो हमारा पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 13 विधि की परिभाषा, आर्टिकल 14 विधियों के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, आर्टिकल 15 में सब क्लॉज, उसमें टोटल 6 पढ़ना है हम लोग को। आर्टिकल 16 में भी पूरा 6 पढ़ना है। आर्टिकल 17 में अनटचबिलिटी, छुआछूत को पढ़ना है। आर्टिकल 18 में जो था पद, वो खत्म कर दिया, उपाधि को समाप्त कर दिया। आर्टिकल 19 में हम लोग पढ़ना, बहुत डिटेल से पढ़ना। आर्टिकल 6 स्वतंत्रता दिया गया है। आर्टिकल 20 पढ़ना, आर्टिकल 21 पढ़ना, 22, 23 पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करना। तो आई होप पूरा अच्छे से आप लोग देखे होंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट का परिचय किसमें? भाग 3 में, आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। पहले कितना फंडामेंटल राइट था? 7। अब कितना है? 6। कौन सा फंडामेंटल राइट खत्म हो गया? संपत्ति का अधिकार। पहले कहाँ पे था संपत्ति का अधिकार? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 खंड एफ में और आर्टिकल 31 में था। क्या फंडामेंटल राइट अभी फंडामेंटल राइट का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो नहीं। तो क्या फंडामेंटल राइट क्या है? अभी कानूनी अधिकार है। कहाँ पे रखा गया? भाग 12 में। किस कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 300 ए में। हम स्टार्टिंग में बताए थे कि भाग 12 में आर्टिकल कितना से कितना तक है? 264 से 300 ए तक आर्टिकल है भाग 12 में। पढ़ेंगे हम लोग, भाग 12 में भी आएंगे। तो कहाँ पे रखा है इसे? भाग 12 में आर्टिकल 300 ए में। क्या है ये? अब ये कानूनी अधिकार है, इसके उल्लंघन पर हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। फिर हम लोग फंडामेंटल राइट की विशेषता देखें। क्या है? संविधान द्वारा संरक्षित है, न्यायोचित है, राज्य के विरुद्ध है, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होता है, ये नकारात्मक सकारात्मक भी है, राज्य की शक्तियों को सीमित करता है और इसे निलंबन किया जा सकता है। कब? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, केवल 20 और 21 को छोड़ करके। केवल नागरिकों को प्राप्त फंडामेंटल राइट 15, 16 डबल करना है, 29, 30 बीच में 19, टोटल 5 केवल नागरिकों को। फंडामेंटल राइट उदारवादी मूल्यों की स्थापना करता है। फंडामेंटल राइट राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। फंडामेंटल राइट विधि के शासन की स्थापना करता है। यहाँ से भर भर के सवाल आते हैं यहीं से, जो कि स्किप कर दिया जाता है सब। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।